नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी। बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम बात करेंगे भू संतुलन की संकल्पना, आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी क्या है, आइसोस्टेसी की संकल्पना कौन कौन सी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, भू संतुलन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, आइसो और स्टेशियोस। आइसो और स्टेटियोस में इन दोनों का जो अभिप्राय है वो है समस्थिति, यानी समान खड़ा होना। सम स्थिति, जैसी स्थिति वैसी स्थिति होना। भू संतुलन अंग्रेजी में आइसोस्टेसी शब्द। आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के आइसो और स्टेशियोस से हुई है, और आइसोस्टेसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है समस्थिति। तो आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन महोदय ने किया 1889 में। अमेरिकी विद्वान थे डटन। इन्होंने सबसे पहले आइसोस्टेसी समस्थिति के शब्द का प्रयोग किया। तो डटन महोदय ने बताया कि पृथ्वी तल के विभिन्न स्थलाकृतियों के नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का भार समान होता है। भूगर्भ में इनका भार समान होता है, और जो सभी भू आकार है, पर्वत, पठार, मैदान, झील, सब ये सभी भू आकारों का जो भार है वो अधः स्तर में नीचे गहराई में एक रेखा पर समान होता है। उस रेखा को इन्होंने नाम दिया समभार तल, यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी भू आकार है वो अधः स्तर में इनका जो भार है समान होता है, एक तल होता है। उसको इन्होंने कई नाम दिए। उस तल को संतुलन तल भी कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल भी कहते हैं, और समदाब तल भी कहते हैं। अब सिंपल भाषा में भू संतुलन की परिभाषा की बात करें हम, तो भू संतुलन क्या है? तो देखो, धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतिक स्तंभों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनके मध्य पाई जाने वाली संतुलित स्थिति को ही भू संतुलन कहते हैं। यानी जब हम पृथ्वी तल पर देखें तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, कहीं सागर है, कहीं समुद्र है, कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है। तो इतनी भिन्नता होने के बाद भी इनके मध्य आपस में एक संतुलित स्थिति पाई जाती है। इसे ही भू संतुलन कहा जाता है। अब यह संतुलन क्यों पाया जाता है? कोई स्थान तो बहुत ऊंचा है जैसे कि हिमालय पर्वत, और कोई स्थान बहुत गहरा है जैसे मेरियाना ट्रेंच। तो इनके मध्य ये स्थिति क्यों बनी हुई है ऐसी? इनमें संतुलन कैसे हैं? तो भू संतुलन की संकल्पना के बारे में हम बात करेंगे। तो इस संबंध में दो विद्वानों की संकल्पना की हम बात करेंगे। इसमें भू संतुलन संबंधित मत, एक तो प्राट की संकल्पना, एक एरी महोदय की संकल्पना। अब प्राट महोदय भू संतुलन के बारे में क्या कहता है और एरी महोदय क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राट का मत, प्राट महोदय का मत, या प्राट महोदय की भू संतुलन संबंधी संकल्पना। देखो, इस संकल्पना को हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्राट महोदय है वो ये कहते हैं कि भूपटल के सभी भूभाग, जितने भी भूभाग हैं वो समान घनत्व वाले नहीं हैं, वो समान घनत्व वाले नहीं हैं। भूपटल के जो भूभाग है वो समान घनत्व वाले नहीं हैं, यानी उनमें घनत्व की भिन्नता पाई जाती है। और उन्होंने यह भी बताया कि
जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यानी पर्वतों का घनत्व ज़्यादा, पठारों का उससे कम, सॉरी, जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं तो उनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी ऊंचाई में और घनत्व में विपरीत संबंध इन्होंने बताया है। तो पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होगा और पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागरीय तली से कम होगा। इससे यह तात्पर्य है कि ऊंचे भूखंडों का घनत्व कम और निचले भूखंडों का घनत्व अधिक होता है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है। प्राट महोदय ने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए बताया और एक क्षतिपूर्ति तल की बात की। उन्होंने बताया कि अधस्तर में एक क्षतिपूर्ति तल है और उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो भी भू आकार है, उनके घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। तो जो क्षतिपूर्ति तल है उसके ऊपर जो भी भू आकार है उनके में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन क्षतिपूर्ति तल के नीचे इन सब का घनत्व समान रहता है। इस प्रकार प्राट महोदय का मत था कि समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ पर केंद्रित रहा। यानी कि गहराई समान है सबकी, लेकिन उनके घनत्व में क्या है, भिन्नता है। और प्राट ने अपने विचारों की पुष्टि एक प्रयोग के द्वारा किया। ये देखिए, ये प्राट महोदय के अनुसार भूसंतुलन, ये क्षतिपूर्ति तल दिख रहा है। क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो घनत्व में भिन्नता है और क्षतिपूर्ति तल के नीचे समान घनत्व है। और इसमें घनत्व में भिन्नता कैसे है कि जो भूखंड जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, जो कम ऊंचा है उसका घनत्व अधिक है। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया। विभिन्न आकार और घनत्व की धातुओं को समान भार वाले टुकड़ों को पारे के बर्तन में तैराने पर पाया कि सभी टुकड़े समान गहराई तक पारे में डूबे हुए हैं, किंतु घनत्व की भिन्नता के कारण ये टुकड़े पारे की सतह के विभिन्न ऊंचाइयों पर निकले हुए हैं। कि नीचे क्षतिपूर्ति तल पर गहराई समान है, लेकिन जिसका घनत्व, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसे इसमें पाइराइट है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो उसका घनत्व कम है, और आपकी जो शीशा है उसकी ऊंचाई कम है तो उसका घनत्व ज़्यादा है। यानी कम ऊंचाई वाले भाग का घनत्व ज़्यादा है और अधिक ऊंचाई वाले भाग का घनत्व कम है। कम घनत्व वाली धातु के टुकड़े अधिक ऊंचे तथा अधिक घनत्व वाली धातु के टुकड़े कम ऊंचाई तक उभरे हुए थे। इस प्रकार विभिन्न घनत्व वाले पर्वत, पठार, मैदान आदि भूभाग अधः स्तर में समान गहराई तक धंसे हुए हैं तथा क्षतिपूर्ति तल पर समान भार रखते हैं। इसके नीचे सभी भूभागों का घनत्व समान होता है। क्षतिपूर्ति तल के नीचे सभी भूभागों का घनत्व क्या होता है, समान होता है। इस प्रकार जो भाग अधिक ऊंचे हैं उनका घनत्व कम है, जैसे हिमालय पर्वत अधिक ऊंचा है उसका घनत्व कम है, और जो भाग कम ऊंचे उनका घनत्व अधिक है, इसलिए इनमें एक संतुलन पाया जाता है और क्षतिपूर्ति तल पर क्या है, संतुलन बनाए हुए हैं। ये ऐसा बताते हैं प्राट महोदय। अब एरी महोदय क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुने। एरी की संकल्पना देखो, एरी महोदय ने अपना जो सिद्धांत दिया उसमें एक हिमखंड का उदाहरण दिया, बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो अपने आप को पानी में तैरने के लिए उसका 1/9 भाग तो पानी के ऊपर रहता है, जबकि उसका 8/9 भाग पानी में डूबा रहता है। यानी
उसका एक हिस्सा, बर्फ का टुकड़ा उसका एक हिस्सा ऊपर है तो 8 हिस्से क्या हैं, नीचे हैं। तो इस तरह से जो भाग जितना ऊपर होगा उसका 9 गुना वह नीचे भूगर्भ में धंसा होगा। तो एरी ने अपनी संकल्पना को एक प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समान घनत्व किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले तांबे के टुकड़ों को पानी से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े आकार व आयतन की असमानता के कारण भिन्न भिन्न गहराई तक डूब गए थे। जो टुकड़े अधिक ऊंचे थे वे अधिकतम गहराई तक धंस गए और जो टुकड़े कम ऊंचे थे वे कम गहराई तक पारे में धंसे। उसने लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़ों को लेकर भी अपने मत की पुष्टि की। इस प्रकार एरी महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न भू स्तंभों का घनत्व तो समान है किंतु धरातल पर तथा आद्य स्तर में क्रमशः उनकी ऊंचाई और गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। यानी भू स्तंभों का घनत्व समान परंतु गहराई में अंतर। तो इनका तथ्य क्या हुआ, समान घनत्व किंतु भिन्न भिन्न गहराई वाले स्तंभ। कि यान का घनत्व तो सबका समान है लेकिन जो भाग जितना ऊंचा है वो उसका 9 गुना कहाँ है, भूगर्भ में धंसा हुआ है। यानी उसकी गहराई में क्या है, अंतर है। उनके मतानुसार पर्वत काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ों से अधः स्तर के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं। परिणाम स्वरूप ऊंचे उठे भूभागों के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। पठार की जड़ें पर्वतों की तुलना में कम गहरी होती हैं और मैदानों की उससे कम होती है और सागरीय तले की सबसे कम गहरी होती है। अतः ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर संतुलन तल समान पर भार डालते हैं। संतुलन तल पर समान भार डालते हैं यानी जो भाग जितना ऊंचा है उसका 9 गुना वो कहाँ है, देखो ये बीच वाला इसमें चित्र में दिख रहा है सबसे ऊंचा, तो सबसे नीचे गहराई में धंसा हुआ है। इस तरह अपने आप में क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। दोनों में अंतर जो याद रखने योग्य बात है वो ये है, प्राट महोदय तो ये कहते हैं कि समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ, समान गहराई परंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ। जबकि एरी महोदय क्या कह रहा है कि समान घनत्व किंतु गहराई में अंतर। इन दोनों में मुख्य डिफरेंस यही है। धन्यवाद।